चलो, हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 10th क्लास है, जिस क्लास में अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंडेमनिटी पढ़ेंगे। इंडेमनिटी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि 5 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर तुम लोग एक बार में सुन लो तो। क्या गारंटी भी खत्म हो जाएगा 5 मिनट में? नहीं, टाइम लगेगा। शांत रहे ना। सुनो, पहले मेरा बात सुन लो। ए, हाँ, क्या हुआ? पहले मेरा बात सुन लो। सुनो, इंडेमनिटी क्या होता है? आपको कुछ नहीं बोलेगा, एकदम लर्न करके आए, हम भूल जाएंगे क्या पढ़ाना है। चलो, इंडेमनिटी ठीक है। इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। ये वर्ड हमने पहले पार्टनरशिप में भी सुन रखा है, जहां पे इट इज द राइट ऑफ अ पार्टनर आइदर टू इंडेमनिफाई और गेट इंडेमनिफाइड। मतलब आपके वजह से अगर सामने वाले को नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान को जब आप ठीक करते हैं तो उसको इंडेमनिफिकेशन बोलते हैं। और यही इंडेमनिफिकेशन का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी में अब इंडेमनिटी में अरे तुम लोग आगे देखो ना, उन लोग सेलेक्ट लेंगे। इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं, एक होता है इंडेमनिफायर और एक होता है इंडेमनिफाइड। एक होता है इंडेमनिफायर और एक होता है इंडेमनिफाइड। जो इंसान प्रॉमिस कर रहा है कि वो तुम्हारा नुकसान का भरपाई करेगा, वो होता है इंडेमनिफायर, मतलब वो कॉम्पनसेशन देगा। ठीक है, अच्छा। और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि भाई अगर तुमको नुकसान हुआ तो तुम्हारा नुकसान हम बेयर करेंगे, वो हो गया इंडेमनिफाइड। पक्का? ठीक है, अब सुनो। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन होता है ना, सुनो ना, वो किसी भी या तो प्रॉमिसर यानी कि प्रॉमिसर के कंडक्ट की वजह से भी नुकसान हो सकता है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी, आप पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी उसके लॉस, अगर उसके कोई कंडक्ट से आपको लॉस होता है तो वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। पहले क्या होता था? पहले जैसे लॉस तो वाया एक्सीडेंट भी हो सकता है, वाया नेचुरल कॉज भी होता है, नेचुरल कैलामिटीज भी हो सकता है ना। अबे प्रॉपर्टी, अरे अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिर गया तो लॉस हो ही सकता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले अगर आपको नुकसान नेचुरल एक्ट के वजह से हुआ है तो वो इंडेमनिटी में कवर नहीं किया जाता था। पर एक केस स्टडी आया, ठीक है, एक केस लॉ आया, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन। और इसमें बोला कि इंडेमनिटी का वर्ड जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये हमने नहीं बनाया, ये हमने इंग्लिश लॉ से लिया है। अरे इंग्लिश वाले बना के गए थे ना, तो इंग्लिश लॉ से लिया है। अब इंग्लिश लॉ में बोला जाता है कि अगर एक्ट आपको नेचुरल कलामिटी या नेचुरल एक्ट की वजह से भी नुकसान हुआ है तो उसको भी हम इंडेमनिटी में कवर करते हैं। ठीक है, तो इस केस का जजमेंट आने के बाद से अगर आपको नेचुरल कॉज से लॉस हुआ है तो वो भी कवर इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होएगा। मतलब क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्या? अब हाँ है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पर क्या वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है क्या? हाँ। अरे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने या ना होने पर। तो अगर नेचुरल कैलामिटी आया, ठीक है, घर में आग लगा, तो इट इज एन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो एनफोर्स होगा। पर क्या एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट तो है ही, उसके साथ साथ क्या ये इंडेमनिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हाँ, एकदम से है बाबू, क्यों नहीं है। अगर नेचुरल एक्ट की वजह से लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी तो बोल रहा है आपका लॉस हम भरेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का दो रूप है। जब हम कॉम्पनसेशन पे करने का बात करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का रूप ले लेता है, और जब हम एनफोर्सेबिलिटी का बात करते हैं तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। समझा क्या? पक्का? क्लियर है? हाँ, हाँ, भगवान जी साक्षात। तो कोई नहीं करेगा। नहीं, ऐसे कैसे, मतलब क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब तो करना ही पड़ेगा ना बाबू, कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना।
इंडेमनिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, पहला बात तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अरे तुमको लॉस हो गया, फिर तुम जाके उसको बोल रहे हो कि भाई मेरे को लॉस हुआ है, तू भर। अरे क्यों भरेगा कोई भी? तुमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? नहीं। ये तो कॉमन सेंस है। हाँ, अबे तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं लोगे तो बिना प्रीमियम के वो तुमको क्या वो कर देगा कॉम्पनसेशन? क्या लिखे? हाँ हाँ हाँ, तो ये सब कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी है एक तरह से, और वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है एक तरफ से। अगर बोलता कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो तुम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किस बलबूते पे करते? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ये सब कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग हैज टू बी इन पार ना। तो कोई भी प्रोविजन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है ना, वरना तो हम एनफोर्स ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर सुनो ना, जब सामने वाले से, सुनो ना, जब सामने वाले को नुकसान हो गया, मतलब इंडेमनिफायर की इंडेमनिफाइड, किसको नुकसान हुआ? इंडेमनिफाइड को नुकसान हुआ। तो इंडेमनिफाइड जब इंडेमनिफायर से पैसा मांगने जाएगा और इंडेमनिफायर अगर पैसा देने से मना कर दे तो तुम किसके पास जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे। तो जब तुम कोर्ट के पास एप्लीकेशन दोगे तो उससे क्या क्या पैसा मांगोगे? पहला तो जो वादा किया था वो मांगेंगे, उसके अलावा अभी तो कॉम्पेंसेशन ही तो वही है, मेक गुड द लॉस, और क्या? हाँ, तो उसको कॉस्ट बोलते हैं। जो पैसा लगा ना, इतना सारा कोर्ट में फाइल किए, सब किए, वो किए, तो उसका कॉस्ट लेंगे, ठीक है? उसके अलावा जो तुम्हारा मन करे, एनी अदर समझी, ठीक है? जो तुम्हारा मन करे तुम सब लिख दो, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है? तुम इतना कुछ लिखोगे, कोई ना गारंटी है तुमको मिल ही जाएगा, नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा तुमको कितना मिलना चाहिए, पर लिख दो सब, ठीक है? मांगने का कोई लिमिट है क्या? नहीं, ठीक है? समझा क्या? ठीक है, तो तीन चीज मांगेंगे हम लोग इंडेमनिफायर से, ठीक है? क्या क्या मांगेंगे? पहले तो डैमेजेस मांगेंगे, कॉम्पनसेशन मांगेंगे, उसके बाद जो कॉस्ट लगा वो मांगेंगे, एंड एनी अदर सम ड्यू। डैमेजेस, कॉस्ट, एनी अदर सम ड्यू, बोलो तो। डैमेजेस, कॉस्ट, एनी अदर सम ड्यू, पक्का? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है कंप्लीट। कैसा लगा? है ना? चलो आओ, देखो मार्क करो। हाँ, देखो मार्क करो। इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड द लॉस, ठीक है? पार्टीज देख लो। The party who promises to save the other party from loss is indemnifier, and the party who is promised to be saved is indemnified. एक नाम और है उसका, इंडेमनिटी होल्डर। जैसे अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसको हम लोग पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, तो वैसे ये इधर में इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है? चलो फिर देखो, पहले क्या होता था, यहाँ पे देखो। The definition of indemnity restricts the scope of contract of indemnity as it covers only the loss caused by conduct of the promisor himself or conduct of any other person. Thus, loss occasioned by an accident not caused by any person or an act of God or natural event is not covered. फिर in case of गजानन मोरेश्वर and मोरेश्वर मदन, ये केस में बोला गया था कि indemnity means promise to save another harmless from the loss. Here, it covers every loss, whether due to negligence of promise or by the natural calamity or by accident. यानी कि पहले नहीं होता था, ये केस तो आके आने के बाद अब कवर होता है, एक्सीडेंट हो चाहे नेचुरल कैलामिटी से लॉस हुआ हो। समझा? अब आओ, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन sued. The
promisee यानी कि indemnity holder is entitled to recover from the promisor यानी कि indemnifier all damages which is compelled to pay in any suit, all cost which have been compelled in defending या bringing the suit, केस करने पे पैसा लगाना, and all sums which he may have paid under the terms of the suit. तो damages हो गया, cost हो गया, any other sum due हो गया. क्या क्या बताओ तो? Damages, cost, any other sum due. एक बात बताओ, क्या हम लोग इसको कॉपी में शॉर्ट नोट्स में लिख ले क्या एक पेज में, ताकि जब एग्जाम में तुमको पढ़ना होगा तो वही रिवाइज कर लोगे? ना बोल रहे हो, शर्म आता है में? ये चलेगा? हाँ, डेढ़ बनना ही चल लेगा क्या? पक्का? तो ठीक है. ये देखो, when does the liability of an indemnifier commence? When does the liability of an indemnifier commence? Indemnifier का liability start कब होता है? As soon as the liability of indemnity holder becomes absolute and certain. मतलब जैसे ही indemnity holder को loss हो गया, indemnifier का liability start हो जाएगा. समझा? क्लियर है? चलो आओ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये बड़ा मस्त है. तो सुन लो ना एक बार, इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ोगे तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में. सबसे पहले इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है वो पढ़ोगे. पार्टीज कौन है ये पढ़ोगे. कौन कौन सा लॉस कवर करता है ये पढ़ोगे. इंडेमनिटी होल्डर का राइट्स क्या है जब वो इंडेमनिफायर को स्यू करेगा. एंड फाइनली इंडेमनिफायर का लायबिलिटी कमेंस कब होता है, स्टार्ट कब होता है. ठीक है, बस 5 पॉइंट पढ़ोगे. एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस कौन से पॉइंट से है? पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 3. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 3 से क्वेश्चंस आने का चांसेस सबसे ज्यादा है. और पॉइंट नंबर 4 से तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ भी है. ठीक है, अब आओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? देखो, a contract of guarantee is a contract to perform the promise to discharge the liability of a third person in case of his default. सुनो, a contract of guarantee is a contract to discharge the liability of a third person in case of his default. मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 पार्टी होने वाले हैं. एक होगा क्रेडिटर, एक होगा अपना प्रिंसिपल डेटर यानी कि पीडी, और दूसरा होगा श्योरिटी यानी कि गारंटर. ठीक है, तो देखो, श्योरिटी जो है वो पर्सनल डेटर का गारंटी ले रहा है. मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? लोन का. क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर. थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे? श्योरिटी. तो श्योरिटी यहाँ पे, गारंटर यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर का गारंटी ले रहा है टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी अगर वो डिफॉल्ट कर जाए इन रिपेइंग बैक टू दी क्रेडिटर. पक्का? तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो देख, बता क्या डेफिनेशन बना. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? हु आर द पार्टीज एंड उनके बीच में कौन कौन से अग्रीमेंट होते हैं. ठीक है, सुनो. तो क्या कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन क्या बना? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द प्रॉमिस, टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. एक बार वापस बोलेंगे. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द प्रॉमिस ऑफ अ discharge the liability. क्या हो गया? To discharge the liability of a third person in case of his default. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को अपने ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट बोलते हैं. ट्राईपार्टाइट मतलब इट इज अ 3 पार्टी अग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे पार्टीज के बीच में 3 अग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा. कैसे? द मेन अग्रीमेंट इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर, वो लोन अग्रीमेंट है. दूसरा, there is an agreement between the principal debtor and the surety. Sorry, there is an agreement between the creditor and the surety. ठीक है, it is an agreement between the creditor and the surety. क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर गया तो क्रेडिटर पैसा किससे मांगेगा? श्योरिटी से मांगेगा.
फिर श्योरिटी ने क्रेडिटर को पे कर दिया। अब श्योरिटी पैसा किससे मांगने जाएगा? प्रिंसिपल डेटर से मांगने जाएगा। तो ये जो अग्रीमेंट है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी, इट इज एन इम्प्लाइड अग्रीमेंट, क्योंकि जैसे ही श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया, अब श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ क्रेडिटर फॉर द प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि अब प्रिंसिपल डेटर विल हैव टू रीपे द श्योरिटी जिसने उसके बिहाफ में मेन क्रेडिटर को पैसा चुकाया था। क्लियर है एकदम? ठीक है, देखो तो यहाँ पे बेसिकली थ्री पार्टीज है। श्योरिटी जो गारंटी देता है, प्रिंसिपल डेटर जिसकी डिफॉल्ट होने की गारंटी दी जाती है, एंड क्रेडिटर जिसको गारंटी दिया जाता है। ठीक है, ये पक्का? फिर आओ देखो, इट इज अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, देखो अब आओ एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। सबसे पहला बात तो पर्पस होना चाहिए। पर्पस माने कि देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेट। अगर डेट रीपे करने का कुछ है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस चीज का बनाओगे? तो पहला बात तो डेट होना चाहिए। ठीक है, फिर कंसिडरेशन। बेटा कॉन्ट्रैक्ट में, गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या है? लोन की अमाउंट। तो बिना कंसिडरेशन क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन सकता है? नहीं। बिना कंसिडरेशन, हम लोग पढ़ के आए थे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एक्सेप्शंस है, पर गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन तो होना ही पड़ेगा। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। ठीक है, अब अपने कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि पास्ट कंसिडरेशन भी होता है ना? अबे कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इट में बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटर ही पढ़ के आए थे ना। तो कंसिडरेशन पास्ट भी होता है, लेकिन गारंटी वाले केस में पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। ठीक है, पास्ट कंसिडरेशन बोल के कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? जब अपने पढ़ेंगे ना राइट्स ऑफ द श्योरिटी, तब उसमें तुमको समझ में आएगा कि पास्ट कंसिडरेशन क्यों कोई कंसिडरेशन नहीं। गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। प्रिंसिपल डेटर के ऊपर लाइबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो वो श्योरिटी से गारंटी लेगा जो क्रेडिटर को दिया जाएगा। अगर प्रिंसिपल डेटर पे कोई लाइबिलिटी नहीं है तो वो जबरदस्ती का गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों करेगा? ठीक है, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। जब आप गारंटर से गारंटी लोगे, जब आप श्योरिटी से गारंटी लोगे तो मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं लेना है, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट छुपा करके नहीं लेना है। अगर गारंटर से मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट करके आपने गारंटी लिया है तो वो गारंटी वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सुनो, ठीक है ना, मान लो कि ऋषि है, धवल है और नमन है। नमन नहीं है आज? नमन आया पिछड़ है, ठीक है, तुम्हें नमन ही है। ठीक है, नमन है। अब मान लो, सुनो क्या हुआ, देखो कि जो धवल है ना वो ऋषि के दुकान में काम करता है। ठीक है, अच्छा काम करता है, तो अब क्या हुआ, पहले पहले अब जैसे मान लो, हाँ ये जो धवल है ना, ये जो धवल है ना, धवल का गारंटर जो था, धवल को ऋषि के यहाँ पे नमन के गारंटी पे रखवाया था। ठीक है, धवल को ऋषि के दुकान में नमन के गारंटी पे रखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन है? एक तरह से अबे ऋषि, ऋषि क्रेडिटर है। ठीक है, ये कौन है? धवल प्रिंसिपल डेटर, और वो पीछे कौन है? श्योरिटी। पक्का क्या? नमन इज द श्योरिटी। क्लियर है? अब सुनो हुआ क्या। ठीक है, अब धवल जो है ना वो ना अच्छे से बुक सब मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, जो ऐसा क्या बोलते हैं, जो ड्रॉर में गल्ला में पैसा पड़ा रहता है, ठीक है, लेके चल जाता है, 2-4 बार ऐसा कर चुका है। ठीक है, कैश वैश गायब कर चुका है दुकान से। ठीक है,
तो अब इतना कर चुका है, अभी ऋषि को पता चल गया है कि भाई ये तो गड़बड़ आदमी है, तो इसको नुकसान हुआ, धवल के कंडक्ट से ऋषि को नुकसान हुआ, तो ऋषि जाएगा पैसा मांगने के लिए श्योरिटी से, नमन से, ठीक है। श्योरिटी किसका गारंटी लिया था, एक बार पैसा दे दिया, बोला भाई अब इसका गारंटी हम नहीं ले सकते, हमको नहीं पता कि ये ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो श्योरिटी बोला हम गारंटी नहीं लेंगे, नोटिस लो मेरा, हम छोड़ के जा रहे हैं। ऋषि बोला, धवल बोला हम काम नहीं करेंगे, तुम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ऋषि बोला हम तुमको एक ही शर्त पे काम में रखेंगे, तुम दूसरा गारंटर लेके आओ, ठीक है। अब धवल दूसरा गारंटर लेने के लिए पकड़ा दिव्यांश, ठीक है। अब दिव्यांश बना इसका गारंटर, अब दिव्यांश गारंटर बन तो गया, फिर ऋषि से पूछा आदमी ठीक ठाक है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे को नुकसान ही हो जाएगा, मतलब ठीक है गारंटी लेने लायक आदमी है ना। ऋषि बोला हाँ हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं, इससे बड़ा ईमानदार आदमी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, कंसीलमेंट है कि नहीं, है ना। अब जब मान लो धवल धवल का गारंटर बनने के लिए दिव्यांश रेडी हो गया, ठीक है। फिर इसने वापस किया, फिर इसने वापस किया, और फिर जब धवल को मालूम पड़ा, सॉरी धवल नहीं, मान लो दिव्यांश को मालूम पड़ा कि ऐसा हरकत ये पहले भी कहीं से कर चुका है, ठीक है, एंड मेरे से गारंटी झूठ बोल के लिया गया था, तो तुमको क्या लगता है वो पैसा देगा, नहीं ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड है, वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दे करके गारंटी नहीं लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, समझा क्या। चलो, राइटिंग इज नॉट नेसेसरी, हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट क्लास में, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी होता है इम्प्लाइड भी होता है, क्या दिक्कत है। जैसे तुम्हारे गारंटर्स कौन है, इम्प्लाइड गारंटर्स, माता पिता, भाई क्या किसका बारे में सोच रहे थे तुम लोग, बेशरम लोग, ठीक है। तुम्हारे इम्प्लाइड गारंटर्स कौन है, माता पिता, तुम्हारे पेरेंट्स, भगवान। ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, जो हम लोग ज्वाइंट प्रॉमिसर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे ना, यहाँ पे को श्योरिटीज का सेम कॉन्सेप्ट है। जॉइंट प्रॉमिसर में क्या होता था कि तीनों जन साथ में मिलके एक इंसान से प्रॉमिस लिए हैं, मतलब यहाँ पे जो गारंटी देंगे, जो श्योरिटी देंगे, यहाँ पे मल्टीपल श्योरिटीज होंगे, तो वो को श्योरिटीज हो गए, ठीक है। अब जैसे जॉइंट प्रॉमिसर्स का लायबिलिटी इक्वल होता था, ठीक वैसे ही जॉइंट प्रॉमिसर्स का लायबिलिटी भी इक्वल होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इसमें, वो अपने आगे बात करेंगे, ठीक है ना, सम सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो सबसे पहला बात तो पर्पस होना चाहिए, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी। पहला बात कंसिडरेशन होना चाहिए, अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। और इधर में पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सुनो, माइनर का गारंटी दे रहे तो चलेगा, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ बेटा, अपने पढ़ के आए थे लीगल पोजीशन ऑफ अ माइनर में, श्योरिटी ऑफ अ माइनर इज लायबल, तो यानी कि अगर प्रिंसिपल डेटर एक माइनर है तो चलेगा क्या, हाँ एकदम से चलेगा। पर अगर श्योरिटी माइनर है वो चलेगा क्या, नहीं, उसका खुद का तो गारंटर पता नहीं है, वो गारंटी देने चला है। Even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid. But if the surety is incompetent, the guarantee is void. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर श्योरिटी ही बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसका डेथ हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपने आप डिस्चार्ज होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, there must be existence of a liability whose performance is guaranteed. The liability must be legally enforceable and not time barred. मतलब टाइम बार्ड डेट का गारंटी दे सकते हैं क्या, नहीं, टाइम बार्ड डेट का गारंटी ले सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। वैसे भी तुम मेरे को बताओ, जब लोन अग्रीमेंट्स बनता है, ठीक है, तो लोन अग्रीमेंट बनता ही तब है, क्रेडिटर राजी ही तब होगा जब कोई गारंटर होगा, नॉर्मल केसेस में यही होता है। अगर प्रिंसिपल डेटर का मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छा नहीं है तो कोई भी सेंसिबल क्रेडिटर क्या करेगा, देखो ये लॉ में लिखा हुआ नहीं है, ये जो बिजनेस प्रैक्टिस है बिजनेस वर्ल्ड का, हम वो बता रहे हैं। अगर देखो कौन कैसा है मार्केट में, किसका क्या पोजीशन है, ये सबको मालूम रहता है, तो आप मार्केट रिसर्च से फाइंड आउट कर ही सकते हो। बैंक का भी सिबिल स्कोर होता है ना,
जो आपका क्रेडिबिलिटी या लोन पे ऑफ करने का रेट को बताता है कि आप कितना इफेक्टिवली अपना लायबिलिटीज चुका सकते हैं। तो बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर का फाइनेंशियल पोजीशन या उसका लोन पे ऑफ करने का कैपेसिटी सही नहीं है और फिर भी अगर उसको लोन चाहिए, तो क्रेडिटर लोन देने के लिए राजी ही तब होगा व्हेन द प्रिंसिपल डेटर इज बैक्ड बाय अ श्योरिटी, तभी होगा ना। ठीक है, ये किसी लॉ में तुमको नहीं मिलेगा, एक बिजनेस प्रैक्टिस है जो बता रहे हैं। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल है ये जो होता है। फिर आओ, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation, हाँ, is invalid, या फिर any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is also invalid. Writing is not necessary. Guarantee may be either oral or written. Joining of other co-sureties. Where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join. इसमें क्या बोल रहा है सुनो, धवल का गारंटी किसने लिया था? नमन ने लिया था। नमन बोल रहा है, ओरिजिनल गारंटर कौन था? नमन था। नमन बोल रहा है हम इसका गारंटी नहीं लेंगे, अकेले नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि 2-3 जन और साथ में आए। ठीक है, तो जब तक 2-3 जन साथ में नहीं आ जाते, तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट इन्फोर्सिएबल। जो ओरिजिनल जो गारंटर बोलता है कि मेरे को 2-3 चाहिए साथ में या एक और जन चाहिए, जब तक वो अदर को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं करते, तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। यानी कि क्रेडिटर उस एक गारंटर के पीछे भी भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता है, क्योंकि अभी तक अदर को श्योरिटीज ने ज्वाइन नहीं किया है। समझ आया? हाँ, तुम्हारे बाद की तुम्हारे पहले? हाँ, तब तुमको करना पड़ेगा बैर कि अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट से हुआ था तब तो नहीं करना पड़ेगा, तब नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ सीन नहीं था और तुम्हारे नोटिस देने के पहले किया है, तब फिर करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आएंगे उसमें, अभी स्पेसिफिक गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी का बात करेंगे। एक बार बताओ, एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी क्या क्या आया? सबसे पहले पर्पस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, फिर क्या बोले? राइटिंग इज नॉट नेसेसरी एंड जॉइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटीज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गारंटी में। सबसे पहले आएगा स्पेसिफिक गारंटी और फिर आएगा कंटिन्यूइंग गारंटी। सुनो, ये बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक गारंटी मतलब अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दिया जा रहा है, तो वो होता है स्पेसिफिक गारंटी। और जो गारंटी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है until it is revoked, it is a continuing गारंटी। अब सुनो स्पेसिफिक गारंटी कैसा हो सकता है। एग्जाम्पल एक बार सुनो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल धवल और ऋषि के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि धवल जो है वो 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स सप्लाई करेगा टू ऋषि। ठीक है, अब ये 1 लाख पैसा, अब ये 1 लाख का पेमेंट ऋषि करेगा नहीं करेगा, उसका गारंटी चाहिए। ठीक है, तो गारंटी कौन बना? गारंटर कौन बना? नमन बना। क्लियर है? अब ये ट्रांजैक्शन है पर्टिकुलर, ये जो गारंटी है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का गारंटी है। यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, प्लस यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी एक ही होने वाला है कि ये 1 लाख वर्थ ऑफ गुड सप्लाई करेगा इसको। जैसे ही 1 लाख सप्लाई किया और अगर ऋषि डिफॉल्ट किया, ऋषि अगर डिफॉल्ट किया तो गारंटर कौन है यहाँ पे? नमन। ही विल हैव टू पे टू धवल, पक्का। अब अगर मान लो कि वही स्पेसिफिक गारंटी 1 लाख का था, अगर धवल ने 1,20,000 का 1,20,000 का वर्थ ऑफ गुड सप्लाई कर दिया और ऋषि अगर डिफॉल्ट कर जाता है, तो नमन कितना पे करेगा? 1 लाख। पक्का है? 1 लाख है ना? श्योर है?
करेक्ट। अब सुनो नेक्स्ट। अच्छा, मान लो ऐसा भी हो सकता है गारंटी कि जैसे ऋषि बोला नहीं, धवल बोला कि वो उसको मान लो 5 बैग्स, वो मान लो उसको 5 बैग्स ऑफ वीट, 5 बैग्स ऑफ वीट सप्लाई करेगा टू ऋषि, ठीक है। एंड गारंटर कौन है? नमन। चलो ठीक है, धवल ने फर्स्ट 5 सप्लाई किया, उसके बाद उसने बिना नमन को इन्फॉर्म किए और भी 5 सप्लाई किया, ठीक है। तो नमन की लायबिलिटी एज अ गारंटर कितने बैग्स की होगी? फर्स्ट 5 ओनली। क्लियर है? पक्का। अब आते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी पे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऋषि लैंडलॉर्ड है, ऋषि लैंडलॉर्ड है। अब लैंडलॉर्ड के यहाँ पे टेनेंट आएगा, तो टेनेंट कौन है? धवल। अब रेंट का इसको रेंट पे करेगा ना रहने के बदले में, तो अब इसको रेंटल क्या बोलते हैं, रेंट पे करने के लिए ऋषि को एक गारंटर चाहिए कि अगर धवल रेंट पे करने में डिफॉल्ट कर गया तो वो किसी से जाके तो मांग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बना गारंटर? नमन बना एज यूजुअल। तो यहाँ पे जो गारंटी है वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का है कि जब तक धवल ऋषि के घर में एज अ टेनेंट रहेगा तब तक ये गारंटी चलता ही रहेगा, तब तक चलता ही रहेगा। तो इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर मान लो कंटिन्यूइंग गारंटी जो होता है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है अंटिल इट इज रिवोक्ड। ये रिवोक कब हो सकता है इस टाइप का गारंटी? जब ये घर छोड़ दे, जब धवल टेनेंसी छोड़ दे, या फिर गारंटर नोटिस दे दे कि हमको अब नहीं कंटिन्यू करना, तभी हो सकता है। समझ आया? पक्का? आर वी क्लियर? हाँ, नहीं सकता था? कब कब कौन से केस में? गारंटी रिवोक कौन किया? नमन। घर पे तो क्यों नहीं रह सकता, नया गारंटर लाना पड़ेगा उसके लिए। ये वाला गारंटी खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये जो नमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, वो लैंडलॉर्ड क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारा जो देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है या ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये है तो एक टाइप का कमर्शियल लॉ, ठीक है। ये लोग जो लॉ बनाए हैं इट इज द बेस कि कौन कौन सा चीज आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, और अगर बाद में कोई डिस्प्यूट आता है तो आप जाके सामने वाले पे केस कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा वो तो पार्टी टू पार्टी पे डिपेंड करता है ना, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। लॉ इज जस्ट अ बेस टू मेंटेन इट्स लीगैलिटी, ठीक है। समझा? पक्का? देखो, specific guarantee, a guarantee which extends to a single debt specific transaction is called a specific guarantee. The surety's liability comes to an end when the guarantee debt is discharged or the promise is duly performed. Continuing guarantee में a guarantee which extends to a series of transaction is called a continuing guarantee. A surety's liability continues until the revocation of the guarantee. ठीक है, अब इसमें आओ। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, सेक्शन नंबर मार्क मत करना, सॉरी। तुम लोग के इसमें एक प्लस पॉइंट है कि ये जो बेलमेंट गारंटी इंडेमनिटी सब जो भी है तुमको इसका एक भी सेक्शन नंबर याद नहीं करना, ठीक है। अच्छा सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज है, या जो भी है जिससे अपने पार्टनरशिप में तो लिख रहे थे ना कि जब आंसर लिख रहे थे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा इंडेमनिटी गारंटी का या फिर बेलमेंट प्लेज एजेंसी का, तो कौन सा एक्ट लिख के आओगे? हाँ बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख के आना, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सब लिख के मत आना। ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सारा का सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसा लिख के मत आना, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही लिख के आओगे तुम लोग वहां पर। अच्छा हुआ मुझसे। चलो अब हम लोग बात करें नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, ठीक है। सुनो, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। एंड सुनो, को एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? श्योरिटी
एंड प्रिंसिपल डेटर का लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है। इसका मतलब कि प्रिंसिपल डेटर का जितना लाइबिलिटी होगा उतना ही श्योरिटी का लाइबिलिटी होगा, उससे एक पैसा बेसी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल डेटर का लाइबिलिटी 1 लाख रुपीस का है तो श्योरिटी का लाइबिलिटी भी 1 लाख रुपीस का ही होगा। दूसरा, श्योरिटी का लाइबिलिटी हमेशा सेकेंडरी नेचर का होता है। सबसे पहले लोन को पे ऑफ करने का लाइबिलिटी किसका होता है? प्रिंसिपल डेटर का होता है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है तब श्योरिटी का रोल आएगा, तब श्योरिटी का रोल आएगा। तो श्योरिटी का रोल इज ऑलवेज सेकेंडरी टू द लाइबिलिटी। ठीक है, देखो, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी नेचर as he is liable only on default of the principal debtor। ठीक है, फिर देखो क्या समझ नहीं आया, वापस बोल। मना किस ग्राउंड पे करेगा? खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो खत्म हो जाएगा, तब तो केस करना पड़ेगा भाई। मना किसी लिए ये सब? हाँ, ठीक है, फिर देखो, where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, the liability of sureties also ceases। डेटर का लाइबिलिटी खत्म होगा, श्योरिटी का लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। समझ आया? जिस चीज के लिए डेटर लाइबल नहीं है उस चीज के लिए श्योरिटी भी लाइबल नहीं हो सकता। दूसरा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, जब इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर प्रिंसिपल डेटर का लाइबिलिटी प्राइमरी नेचर का होता है, यानी कि लोन पे करने का, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का जिम्मेदारी सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर का है। अगर वो डिफॉल्ट किया तब श्योरिटी का लाइबिलिटी अराइज होगा। अब अगर मान लो कि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है तो क्रेडिटर पैसा मांगने सबसे पहले किसके पास जाएगा? श्योरिटी के पास जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर को छोड़ के सबसे पहले क्रेडिटर चाहे तो श्योरिटी के पास जा सकता है टू रिकवर हिज डेट। ठीक है, देखो, a creditor may choose to proceed against surety first। समझा? unless there is a agreement to contrary। मतलब अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट करने पे पहले प्रिंसिपल डेटर से ही पैसा मांगने का ट्राई करना है तो फिर उधर, वरना बेस रूल क्या है कि सीधा एक बार में आप श्योरिटी के पास जा सकते। तो मेरे को बताओ, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, तो क्या क्या पॉइंट लिख के आओगे? सबसे पहले, श्योरिटीज लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी इन नेचर। दूसरा, where a debtor cannot be held liable for any defect in the document, the liability of surety also ceases, and in case of default a creditor can choose to proceed against surety first unless there is an agreement to the contrary। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा दे नहीं रहा है, जैसे मान लो ड्यू डेट पे लोन को पेमेंट करना था, उस दिन पे वो पेमेंट नहीं किया तो वो डिफॉल्ट है, होते हुए भी नहीं किया तो भी डिफॉल्ट है। हाँ, इट डजंट मैटर कि श्योरिटी के कि प्रिंसिपल डेटर के पास में फंड्स था या नहीं था, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट होता है। अगर डिफॉल्ट है तो क्रेडिटर के पास में राइट है कि वो सबसे पहले श्योरिटी के पास जा सकता है। समझा क्या? ठीक है, अब आओ इसमें, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कैसे कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा? सबसे पहले बाय रेवोकेशन। सुनो, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो हम अपने जैसे बात किए थे कि जो श्योरिटी है वो नोटिस देके भी गारंटी खत्म कर सकता है, तो उसका जो गारंटी है जब तक वो नोटिस नहीं देता तब तक रहेगा। जैसे ही नोटिस दिया उसके बाद से वो किसी भी डिफॉल्ट के लिए लायबल नहीं है, पक्का। फिर अगर श्योरिटी का डेथ हो गया तो बस डेट ऑफ डेथ से गारंटी खत्म। अगर उसके डेथ के पहले अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया होगा तो वो तो है नहीं,
लेकिन उसका एस्टेट लायबल होगा क्या? हाँ, उसका एस्टेट लायबल होगा। थोड़ा पार्टनरशिप से मैचिंग मैचिंग नहीं लग रहा है? हाँ, तो लगेगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना हर जगह, प्रिंसिपल तो ले सेम ही रहेगा, ठीक है? एक तो और सुन लो, बाय नोवेशन, ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। याद है, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सब डिस्चार्ज हो जाता है, आपको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करना पड़ेगा विद द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे भी सेम है, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस हुआ है तो श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, और फिर आपको सेम श्योरिटी के साथ आपको चाहिए, अगर वो मानता है तो आपको नया अग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सुनो ना, अगर रिवोक कर रहे हैं, अगर बाय रेवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है, तो तीन तरीका है। सबसे पहले बाय नोटिस, उसके बाद बाय डेथ, एंड सेकेंडली बाय नोवेशन। करेक्ट? ये हम अपने लिए नहीं लिख रहे, तुम लोग के लिए लिख रहे हैं, और तुम लोग को भी लिखना है ऐसे। देखो, देखो, the continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transactions by notice to the guarantor creditors. Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transaction. लेकिन नोटिस देने के पहले जो हुआ होगा उसके तो वो लायबल है ही। फिर आ जाओ बाय डेथ। The death of the surety operates as a revocation of the continuing guarantee as to future transactions taking place after the death of the surety. However, surety's estate remains liable for the past transactions which have already taken place before its death. ठीक है? By novation, the surety under original contract is discharged if a fresh contract is entered between the same parties or between other parties. ठीक है? समझा? तो बताओ मेरे को, रेवोकेशन से श्योरिटी तीन तरीका से डिस्चार्ज हो सकता है, क्या क्या? सबसे पहले नोटिस, फिर डेथ एंड नोवेशन। अबाउ बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने ऐसा क्या किया? क्रेडिटर की हरकत की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा श्योरिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, सबसे पहले बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किया, ठीक है, क्रेडिटर ने हाँ भी बोल दिया, श्योरिटी को पूछा भी नहीं, तो श्योरिटी का इज्जत नहीं है ना? उसको बुरा नहीं लगेगा? सर तुम्हारा डिफॉल्ट गारंटी हम ले रहे हैं, तुम हमसे ही नहीं पूछे, अच्छा लगेगा उसको? इज्जत को ठेस पहुंचेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी खत्म। समझा? सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ऐसा हुआ, ठीक है, कि जैसे मान लो कि धवल प्रिंसिपल डेटर है, ऋषि क्रेडिटर है, नमन श्योरिटी है, ठीक है? धवल जो है वो ऋषि को मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज पे करने के लिए लायबल है, उतना का लोन है। अभी अगर ऋषि बोले एक काम कर, चल ठीक है 1 लाख नहीं दे सकता है, तो अपने 1 लाख था ना, तो अपना मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है 12%, ठीक है, एक काम करते उसको काट के हम तुम्हारे लिए 6%, अब तुम पे ऑफ कर पाओगे, तो ये सही बात है क्या? अरे कम करो ठीक है, पर श्योरिटी से पूछा तुमने? ये तो 12% का गारंटी लिया था ना, तो अगर श्योरिटी के कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंजेस हो रहा है तो श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। समझा क्या? अबे टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर रहे हैं, नोवेशन के लिए भी पूछना है। नोवेशन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ऊपर में डिस्चार्ज हो जा रहा है, यहाँ पे तो हम एग्जिस्टिंग टर्म्स में चेंज कर रहे थे, तो ऑल्टरेशन है ना बाबू, टर्म्स में चेंज किए, नोवेशन में तो नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरा, नोवेशन में हम नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरा,
नया कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. नोवेशन. ऑल्ट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट 12% था, उसको काट के कितना कर दिए, 6% कर दिए, तो ये क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन. ठीक है. नोवेशन में मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है एक बार में कि काम करते हैं, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 लाख का लोन अमाउंट था, बोला इसको और लोन चाहिए, 1 लाख का और लोन चाहिए, तो 1 लाख का लोन हो, इससे बेटर है 2 लाख का एक लोन अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, नोवेशन. समझा? पक्का? क्या? हाँ तो भी ऑल्टरेशन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो, अच्छा इससे मेरे को याद है बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनो. जैसे मान लो अगर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये इसी का एक तो एक्सेप्शन है, जैसे अपने 12 से 6 किए थे तो भी क्या है, ऑल्टरेशन है. अगर अपने 12 से 24 करते हैं तो भी क्या है, ऑल्टरेशन है. ठीक है, सुनना. अगर 12 से 24 करे तो श्योरिटी को प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ, इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है. लेकिन एक तो एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, कि अगर ऑल्टरेशन ऐसा है जिससे श्योरिटी को फायदा हो रहा है, तो ऐसा केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. जैसे अगर मान लो इंटरेस्ट रेट 12% था, 12 से 6 कर दिए, तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन श्योरिटी के लिए फायदेमंद है, उसके फेवर में है, तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. ये इसी पॉइंट का ना एक तो एक्सेप्शन है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. ठीक है. आओ. Where there is a variance in the terms of contract between the principal debtor and the creditor without surety's consent, it would discharge the surety. Next, by release or discharge of principal debtor. अच्छा सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर अगर प्रिंसिपल डेटर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट या अपना लाइबिलिटी या अपना ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दिया एंड द क्रेडिटर इज ओके विद इट, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल धवल हैड टू सप्लाई 5 बैग्स ऑफ वीट टू ऋषि. ठीक है, उसका गारंटी नमन ने लिया था. अब धवल बोल रहा है मैं 5 बैग सप्लाई नहीं करूंगा, ऋषि बोल रहा है ठीक है मत कर, तो श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा. समझा? जैसे ही प्रिंसिपल डेटर रिलीज हुआ, श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा. समझा? बस. The surety is discharged if the creditor enters into a new contract with the principal debtor by which the principal debtor is released. यानी कि इसने मना कर दिया ना, इसको भी चलेगा ना, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेसिशन हो गया क्या, म्यूचुअल कंसेंट. ठीक है. फिर देखो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ, gives time to or agrees not to sue the principal debtor. ये एक पॉइंट में 3 बात का बात कर रहा है, 3 बातें बोल रहा है. कंपाउंडिंग का बात बोल रहा है, गिव टाइम बोल रहा है, एंड अग्रीमेंट नॉट टू स्यू बोल रहा है. कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कंपाउंडिंग मतलब सेटलमेंट कर लेते हैं. ठीक है ना, जितना पे करना था उससे कम में उसको सेटल कर लेते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल धवल की लायबिलिटी 1 लाख की थी, ऋषि बोल रहा है धवल बोल रहा है मैं 1 लाख नहीं दे सकता, मैं पूरा मिला जुला के सब कुछ लेके 70,000 ही दे सकता हूँ. द क्रेडिटर यानी कि ऋषि ही इज ओके विद इट, तो श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो गया. इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, जहाँ पे आप सेटलमेंट कर रहे हो. फिर नेक्स्ट होता है तुम्हारा गिव टाइम टू. ठीक है, ड्यू डेट पे धवल ने डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर धवल ऋषि के पास गया और बोल रहा है मेरे को 2 महीना और चाहिए, एक्सटेंड करो पीरियड. ठीक है, ऋषि बोल रहा है चल 2 महीना दिया तुमको, श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो गया. उसका इज्जत नहीं है क्या, वो ड्यू डेट का डिफॉल्ट के तो वेट कर रहा है, तुम एक्सटेंशन दे रहे हो यहाँ पे. ठीक है. दूसरा, अग्रीज नॉट टू स्यू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऋषि धवल को बोल रहा है सुन, तू अगर डिफॉल्ट कर भी देना ड्यू डेट पे, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, तू चिल कर. अल्टीमेटली वी आर फ्रेंड्स ना, तो तू अगर डिफॉल्ट कर भी देता है कोई बात नहीं, मैं केस नहीं करूंगा तेरे ऊपर. तो वो क्या यहाँ पे पिक्चर देखने नहीं बैठा है, दोस्ताना 2,
नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है भाई, जब तुम केस ही नहीं करोगे तो मेरा इज्जत कहाँ से हुआ, मेरा जरूरत क्या है तुमको इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखो ये पॉइंट ध्यान से, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। सुनो ध्यान से, देखो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो क्या हुआ। ऋषि ने धवल को 1 लाख का लोन दिया था, ठीक है, दिया ना। अब उस 1 लाख के बदले धवल ने अपना 1 लाख वर्थ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मान लो टेबल, ठीक है, 1 लाख वर्थ ऑफ टेबल ऋषि को गिरवी रखा, प्लस उस 1 लाख का नमन ने गारंटी भी दिया है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऋषि हर तरफ से एकदम सिक्योर्ड है, करेक्ट है। अब सुनो, जैसे हम तुम लोग को बताए थे कि अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का लोन पे ऑफ कर देता है टू द क्रेडिटर, ठीक है, तो अब क्रेडिटर का तो पार्ट खत्म, बचे कौन? श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। तो अब श्योरिटी जो पहले गारंटर था वो प्रिंसिपल डेटर के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। यानी कि जो टेबल इसके पास था, यानी कि ऋषि के पास था, वो उसके पास चला जाएगा, क्योंकि अगर धवल ने उसको पेमेंट नहीं किया, प्रिंसिपल डेटर ने श्योरिटी को पेमेंट नहीं किया, फिर भी उसके पास एक रास्ता है कि वो अपना दिया हुआ पैसा रिकवर कर सकता है। तो इन दैट वे श्योरिटी इज ऑल्सो सिक्योर्ड। ठीक है, अब जब टेबल ऋषि के पास में था, उसको टेबल का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, जिससे वो टेबल का वैल्यू डिटोरिएट नहीं होता, करेक्ट है। अच्छा, मान लो इसने जहाँ टेबल को रखा ऋषि ने, वहां पे टेबल पे पूरा दीमक लग गया, ठीक है, पूरा डैम्प लग गया, दीमक लग गया, और आज के डेट में वो 1 लाख टेबल का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 40,000। ठीक है, तो क्रेडिटर के हरकत की वजह से जो फाइनली श्योरिटी का इवेंचुअल रेमेडी होने वाला था, उसको नुकसान हुआ क्या? ठीक है, तो अब वैल्यू कितना है? 40,000 का। ठीक है, इसने गारंटी कितना दिया था? 1 लाख का। गलती किसका? क्रेडिटर का गलती। ठीक है, तो अब श्योरिटी का लाइबिलिटी 1 लाख का होगा कि 40,000 का ही होगा? 40,000 का ही होगा। ठीक है, क्योंकि गलती किसका यहाँ पे? क्रेडिटर का। क्रेडिटर की गलती की वजह से सिक्योरिटी, यानी कि जो सिक्योर्ड एसेट था, जो मॉर्गेज एसेट था, उसको नुकसान हुआ, उसका वैल्यू खत्म हुआ, गिरा ना। तो अब वो जो वैल्यू का नुकसान हुआ है, श्योरिटी क्यों भरेगा? समझ आ रहा है? श्योरिटी क्यों भरेगा? गलती तो क्रेडिटर का था ना। ठीक है, अब जैसे मान लो एक केस हुआ है, ठीक है, क्या होता है इसमें, सुनो। ऐसे मान लो कि आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, बैंक ले से लोन ले रहे हो, आपने अपना गोडाउन में जो स्टॉक रखा हुआ है उसको गिरवी रखा है, ठीक है, तो अब गोडाउन की चाबी किसके पास है? आपके पास कि बैंक के पास? बैंक के पास है। वो लोन गारंटीड भी है, वो लोन गारंटीड भी है। अब अगर बैंक के पास गोडाउन का चाबी है, तो वो गोडाउन का देखभाल करना भी किसका काम है? बैंक का काम है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंक के नेग्लिजेंसी की वजह से वो गोडाउन में आग लग जाता है और सारा गुड्स नष्ट हो जाता है, सारा गुड्स नष्ट हो जाता है, तो क्या श्योरिटी लायबल होगा एक भी पैसा के लिए? नहीं। सेम केस यहाँ पे है, सेम केस यहाँ पे है। बेसिकली जितना भी गुड्स का वैल्यू कम होगा, उतना से श्योरिटी का लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। समझा? पक्का? गलती किसका होना चाहिए? क्रेडिटर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्रेडिटर की गलती की वजह से जितना गुड्स की वैल्यू कम होगी, जितना सिक्योरिटी की वैल्यू कम होगी, उतनी श्योरिटी की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। समझा? पक्का? एकदम क्लियर? तो मेरे को बताओ, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर 4 तरीका से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। सबसे पहले वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तीसरा पहला कंपाउंडिंग होगा, कंपाउंड, या गिफ्ट टाइम, या अग्रीमेंट नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर, और लास्ट में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट व्हिच इम्पेयर्स श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। बेसिकली सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच रहा है। समझा क्या? पक्का? ऊपर चलेंगे, जो डायग्राम है वहां पे अपने 4 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले
वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तीसरा या तीसरा क्या था? कंपाउंड, तीसरा क्या था? कंपाउंड, गिव टाइम और अग्री नॉट टू sue. कंपाउंड, गिव टाइम या अग्री नॉट टू sue. और लास्ट में क्या था? इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, यही था ना? अब यही था ना? ठीक है, मेरे को बताओ अभी तक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी दो तरीका से पढ़े हम लोग। सबसे पहले क्या? अभी लिखे नहीं हो अभी तक? तो लिखा है। नहीं लिखोगे? नहीं मन है? हाँ, अबे ऐसे क्या तुमको हम मजाक करने के लिए लिखा रहे हैं? एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करने के पर्पज से लिखा रहे हैं क्या? बाप रे, इससे बहस करना इम्पॉसिबल। डू दी ऑनर्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, सुनो बताओ। श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है तीन मोड से। सबसे पहले बाय मोड ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन तीन तरीका से हो सकता है, बाय नोटिस, डेथ एंड नोवेशन। उसके बाद में एक्ट ऑफ क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, अब कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में चार पॉइंट क्या क्या? सबसे पहले वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर या रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कुछ भी बोल लो। फिर कंपाउंड, कंपाउंडिंग, अग्री नॉट टू sue या गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, एंड लास्ट में इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। करेक्ट है? हाँ, कंपाउंडिंग मतलब होता है सेटलमेंट। जैसे तुम जो ट्रैफिक सिग्नल वाले पुलिस ऑफिसर के साथ करते हो ना, वो मांगता है 5,000, तुम आते हो 500 में या 100 रुपया में, वही सेटलमेंट करना है यहाँ पे भी क्रेडिटर के साथ में, वही होता है कंपाउंडिंग। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका मेरे को समझ नहीं आया समझाने का। अब आओ, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड कब हो जाएगा? दो तो ऑलरेडी पढ़ के आए हम लोग, जब हम लोग श्योरिटी से कंसेंट लेते हैं आइदर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय कंसीलमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? इनवैलिड, श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। और एक और पॉइंट पढ़े थे, जब तक को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं करते तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एनफोर्स हो ही नहीं सकता। करेक्ट है? तो ऊपर में 3 पॉइंट लिख लो इनवैलिडेशन से। सबसे पहले मिसरिप्रेजेंटेशन, दूसरा कंसीलमेंट, तीसरा ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज। याद रहेगा क्या? ठीक है, तो श्योरिटी तीन तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है। सबसे पहले बाय रेवोकेशन, उसके बाद बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, एंड लास्ट में इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। रेवोकेशन में तीन तरीका से डिस्चार्ज हो जाएगा। सबसे पहले नोटिस, फिर डेथ एंड लास्ट में नोवेशन। फिर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में 4 पॉइंट। सबसे पहले वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तीसरा कंपाउंड
या फिर अग्री टू गिव टाइम या अग्री नॉट टू स्यू, एंड लास्ट में इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड कब होता है? 3 केस में, जब मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया है, कंसीलमेंट से लिया है, until the other co-surety joins। ठीक है, इधर आओ तो एक बार, जो हम लोग बात कर रहे थे केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड, सुनो। की तो हमको ये होगा, केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड। सबसे पहले सुनो, देखो सुनो, श्योरिटी श्योरिटी is not discharged when the agreement made with third person to give time to principal debtor। सुनो क्या हुआ इसमें, देखो सुनो ना क्या हुआ इसमें, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ ऐसा कि धवल यहाँ पे कौन है? प्रिंसिपल डेटर, ये है क्रेडिटर, वो है श्योरिटी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि धवल जो गुड सप्लाई करेगा, धवल जो गुड सप्लाई करेगा तो उसका पेमेंट कौन करेगा? ऋषि। अब हो सकता है कि धवल किसी से खरीद के गुड सप्लाई करता है, ये कर ही सकता है ना, कर सकता है ना। ठीक है, क्या केस बना यहाँ पे कि ऋषि पे करेगा, तो गारंटर कौन है? नमन है। देखो ना, अगर धवल गुड सप्लाई करेगा तो ऋषि पेमेंट करेगा, और इसका गारंटर कौन है? नमन है। अब धवल हो सकता है किसी और से खरीद के गुड सप्लाई कर रहा है, करेक्ट है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हुआ कि जो जब पैसा ऋषि धवल को देगा, वो पैसा मिलने पे उसी अमाउंट से धवल जो है अपने सप्लायर को पेमेंट करेगा, कर ही सकता है। ट्रेडिंग साइकिल चलता है ना, तो यहाँ पे भी वही चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्यू डेट है कि ऋषि जो है वो धवल को पेमेंट करेगा ऑन 10th। ठीक है, एंड 10th को पेमेंट करना है, धवल को अपने सप्लायर को पेमेंट करना है ऑन 25th। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऋषि के पास में 10 तारीख तक का टाइम है कि 25 तारीख तक का टाइम है? 25 तारीख तक का टाइम है ना। लेकिन ये जो एक्सटेंशन मिला है, क्या ये डायरेक्टली ऋषि को बोला गया है? नहीं, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द अदर टू पार्टीज, करेक्ट है। क्या ऋषि के साथ हुआ है? नहीं, तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, नहीं, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या ऋषि को डायरेक्टली बोला गया है क्या? नहीं, इनडायरेक्टली उसके पास टाइम है, उसके पास टाइम इनडायरेक्टली है, उसको एक्सटेंशन इनडायरेक्टली मिला है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग साइकिल। तो यहाँ पे श्योरिटी यानी कि नमन डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि देखो लिखा है श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज व्हेन द अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। थर्ड पर्सन मतलब मान लो, सुनो ना, ऐसा भी हो सकता है कि ऋषि धवल को पेमेंट करेगा ऑन 10th, फिर ये पेमेंट करेगा उसको ऑन 25th। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि धवल एक बार में अपने सप्लायर को बोल दे कि तुम एक बार में ऋषि से 25 तारीख को पैसा ले लेना। अब जो सेम पैसा धवल ऋषि को 10th को देना था, वो कब देगा? 25 को देगा। तो क्या एक्सटेंशन है? हाँ, पर डायरेक्टली मिला है ऋषि को? नहीं, बिकॉज ऑफ असाइनमेंट मिला है। तो क्या नमन डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, समझा? पक्का? फिर देखो, क्रेडिटर्स forbearance to sue does not discharge the surety। क्रेडिटर स्यू कर सकता है। अपने को मालूम है कि ड्यू डेट से लेके क्रेडिटर के पास में 3 साल तक का टाइम होता है टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर, करेक्ट। अब क्रेडिटर ने डिफॉल्ट हो गया, 2 महीना बीत गया, उसने स्यू नहीं किया। कितना टाइम है स्यू करने के लिए? 3 साल। उसने स्यू किया नहीं किया, जस्ट बिकॉज क्रेडिटर ने स्यू नहीं किया, डज दैट मीन कि वो स्यू नहीं करेगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है।
तो अगर वो 2 महीने में भी स्यू नहीं किया है तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? जस्ट बिकॉज क्रेडिटर स्यू नहीं कर रहा है। यहाँ पे अग्रीमेंट टू नॉट टू स्यू नहीं है, यहाँ पे उसके पास राइट है पर उसने अभी तक उस राइट को यूज नहीं किया है। तो क्या क्रेडिटर, तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? क्या नहीं। समझा? क्लियर है? दो केस जब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। पहला, व्हेन अग्रीमेंट इज मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, एंड दूसरा मियर फोरबियरेंस। फोरबियरेंस मतलब अभी तक किया नहीं है। फोरबियरेंस मतलब अभी तक किया नहीं है। मियर फोरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। राइट्स ऑफ अ श्योरिटी। सबसे पहले राइट्स ऑफ अ श्योरिटी अगेंस्ट, देखो श्योरिटी का 3 जगह पे 3 पार्टीज के अगेंस्ट में राइट्स होगा। सबसे पहले राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, फिर राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर एंड राइट अगेंस्ट अदर को श्योरिटीज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में श्योरिटी का सबसे पहला राइट है राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन हम तुम लोगों को कल भी बताए थे। सबरोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार जब श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया तो अब श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ क्रेडिटर फॉर द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, देखो फिर implied promise to indemnify the surety, implied promise to indemnify the surety। सुनो, इसका मतलब क्या होता है? देखो सुनो, अभी क्या हुआ, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में केस चल रहा था डेट को लेके। ठीक है, तो इवेंचुअली प्रिंसिपल डेटर हैड टू पे द अमाउंट टू क्रेडिटर। कोर्ट का ऑर्डर आ गया था दैट प्रिंसिपल डेटर इज लायबल टू पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर। अब क्या हुआ, तो क्रेडिटर का कॉस्ट भी लगा होगा सूट को डिफेंड करने में, केस को डिफेंड करने में। तो उसने क्या किया, क्रेडिटर ने पैसा तो मांगा ही, साथ साथ में कॉस्ट भी मांगा। तो अब प्रिंसिपल डेटर का गारंटी कौन ले रखा है? श्योरिटी ले रखा है। तो श्योरिटी वाज लायबल टू पे बोथ द अमाउंट, यानी कि लोन का अमाउंट प्लस एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द सूट जो क्रेडिटर ने मांगा। अब जब प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को फाइनली पे ऑफ करेगा तो वो सूट का अमाउंट यानी कि डेट का अमाउंट भी पे करेगा एंड साथ में जो कॉस्ट लगा वो कॉस्ट का अमाउंट भी रिकवर करेगा श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से। समझा क्या? ठीक है, ठीक है, यही 2 राइट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। सबसे पहले राइट ऑफ सबरोगेशन एंड इंडेमनिफाई श्योरिटी। ठीक है, फिर आओ राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या राइट है? सबसे पहले श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल हमने कल ही बात करे थे, अगर प्रिंसिपल डेटर ने कुछ अपना एसेट एज सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास में रखवाया है तो एक बार श्योरिटी जब क्रेडिटर को पे ऑफ कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, अब वो जो सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास में गिरवी पड़ा था अब चला जाएगा वो किसके पास में? श्योरिटी के पास में, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर के लिए अब वो श्योरिटी जो है क्रेडिटर बन चुका है। ठीक है, फिर इसका भी हम लोग बात किए थे राइट टू सेट ऑफ। ठीक है, सुनो, राइट टू सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर वॉज लाइबल टू पे 50,000 टू द क्रेडिटर। ठीक है, अब अगर प्रिंसिपल डेटर ने मान लो 10,000 रुपीज पे ऑफ कर दिया है तो श्योरिटी कितना के लिए लाइबल है? 40,000 की 50,000? 40, द रिमेनिंग 40 के लिए श्योरिटी इज लाइबल। ठीक है, तो सेट ऑफ का राइट मिल जाएगा उसको।
जितना से प्रिंसिपल डेटर ने पे ऑफ कर दिया है उतना का श्योरिटी को सेट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर राइट टू शेयर रिडक्शन, ये भी हम लोग जानते हैं, राइट टू शेयर रिडक्शन। सुनो सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, प्रिंसिपल डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब याद करो, जब एक जॉइंट प्रोमिसर भी इंसॉल्वेंट होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसका जितना पहले एस्टेट से पैसा रियलाइज हो सकता है पहले उससे डेट को लेस करते थे, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो होता था हम लोग रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स के बीच में डिवाइड करते थे, करेक्ट है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेम चीज होगा, क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 50,000 पे ऑफ करना था, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। अब उसका पूरा एस्टेट को रियलाइज करके मान लो 15,000 ही हम रिकवर कर सकते हैं, तो पहले हम 15,000 से 50,000 से 15,000 लेस करेंगे, श्योरिटी विल बी लायबल फॉर द रिमेनिंग 35,000। क्लियर है, ठीक है। ये है राइट टू शेयर रिडक्शन, जितना, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर का जब हम प्रॉपर्टी बेचे तो उतना से क्रेडिटर का जो डेट है वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो उतना अमाउंट से फिर श्योरिटी का भी क्लेम जो होगा, गारंटी जो होगा वो लेस हो जाएगा, समझा क्या। सेम जो अपने जॉइंट प्रोमिसर वाले कॉन्सेप्ट में करते थे। तो अगेंस्ट दी क्रेडिटर क्या क्या राइट है, सबसे पहले राइट टू क्रेडिटर्स, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज, दूसरा राइट टू सेट ऑफ, एंड तीसरा राइट टू शेयर रिडक्शन, ठीक है। करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट अदर कोश्योरिटीज, सेम आ जाओ, जॉइंट प्रोमिसर वाला कॉन्सेप्ट है एकदम से, ठीक है। देखो, कोश्योरिटीज मतलब क्या होता है, व्हेन द सेम डेट इज गारंटीड बाय टू और मोर पर्संस देन दे आर कॉल्ड कोश्योरिटीज, करेक्ट है। देखो, कोश्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, कोश्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, जैसे जॉइंट प्रोमिसर्स का लायबिलिटी भी इक्वल होता था, यहाँ पे भी को श्योरिटीज का लायबिलिटी इक्वल है। लेकिन अगर को श्योरिटीज बाउंड बाय डिफरेंट सम्स है तब क्या होगा, सुनो ना, देखो, देखो मान लो, देखो मानो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर को श्योरिटीज, ठीक है। टोटल टोटल जो डेट का अमाउंट है वो है मान लो 3 लाख, ठीक है। 3 लाख, अब अगर को श्योरिटीज का लायबिलिटी इक्वल है तो 3 लाख कैसे बटेगा, 1-1 लाख फॉर ईच को श्योरिटी। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि ए बोल रहा है कि मैं 1 लाख का लूंगा, बी बोल रहा है मैं 60,000 का लूंगा, सी बोल रहा है मैं 40,000 का ही गारंटी दूंगा, अब क्या करें, हाँ हाँ, अब क्या करेंगे, हाँ करेक्ट करेक्ट, सुनो ना, देखो, सुनो, सुनो मानो, देखो, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉमिनल लायबिलिटी कितना आ रहा है, अगर इक्वल बांटे तो 1-1 लाख का आ रहा है, लेकिन क्रेडिटर्स गारंटर्स यानी कि श्योरिटीज ने बोल दिया है कि हम इतना ही इतना अमाउंट का लेंगे, इन्होंने अमाउंट को स्पेसिफाई कर दिया है, तो इन दैट केस कैन द को श्योरिटीज बी कंपेल्ड टू पे द एंटायर अमाउंट, नहीं, उन लोग जितने का गारंटी लिए हैं उन लोग उतना का ही गारंटी उतना का ही अमाउंट दे विल बी लायबल टू पे, ठीक है। अब इसमें 1 लाख का गारंटी और बचता है, और बचता है, तो यहाँ पे अब देखो, ये लोग तो इतना का ही लेंगे, तो अगर कोई दूसरा को श्योरिटी आता है नहीं आता है उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपना अमाउंट स्पेसिफाई कर दिए हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिटर कि भाई अगर उसको
3 लाख में 2 लाख तक का भी गारंटी मिल रहा है तो उसको चलेगा क्या? ठीक है। या फिर ऐसा है कि भाई एक और को लेके आओ तो ही हम करेंगे, तो यार गिव द लोन, इट इज सोनली ऑन द क्रेडिटर। समझा? देखो, हाँ हाँ, क्रेडिटर हैज टू बी इन्फॉर्म ना कि हम लोग इतना इतना का गारंटी देंगे। आओ, ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द डेट। लेकिन अगर बाउंड बाय डिफरेंट सम्स है तब क्या होगा? Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permit। ठीक है, लाइबिलिटी उतना का ही होगा। एक बार एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर श्योरिटीज फॉर डी। ठीक है, ए बोला कि मैं 1 लाख का दूंगा, एक सेकंड, नहीं, ए भी, हाँ, एंटर इनटू 3 लेवल several bonds each in different penalty, namely A in the penalty of 1 lakh, B in that of 2 lakhs and C in that of 4 lakhs, conditioned for D is duly accounting to E. D makes default to the extent of 3 lakhs। 3 lakhs, सुनो ना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी और सी तीनों को श्योरिटीज है। ठीक है, ए गारंटी दे रहा है 1 लाख का, बी दे रहा है 2 लाख का, सी दे रहा है 4 लाख का। ठीक है, अब डी ने डिफॉल्ट कितना किया है? 3 लाख का किया है, तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि ए से 1 लाख मंगवा लेंगे और बी से 2 लाख मंगवा लेंगे? नहीं, यहाँ पे क्या इक्वली में बांटना पॉसिबल है? हाँ हाँ, यहाँ पे तो हम इक्वली बांट सकते हैं ना। जिस एक्सटेंट तक हम इक्वली बांट सकते हैं उस एक्सटेंट तक हम इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पे हम तीनों से 1-1 लाख मंगवा सकते हैं ना। देखो, टोटल का गारंटी लो, सबसे पहले उसको इक्वल में बांटो। अब जब तुम इक्वल में बांटो तो देखो तीनों ने जो गारंटी दिया है क्या वो तीनों के लिए इक्वली पॉसिबल है पे करना, तब तुम इक्वली बांट दो। जिस एक्सटेंट तक हम इक्वली बांट सकते हैं उस एक्सटेंट तक हम इक्वली बांटेंगे। प्रॉब्लम कब आएगा? जब जितना का गारंटी है उतना से जो अमाउंट टू बी पेड है वो एक्सीड कर रहा है। तो एक्सीड जब करता है तब उस केस में क्या करेंगे, एक बार एग्जाम्पल से ही देखते हैं। देखो देखो, अब क्या होगा, सुनो, सपोज मान लो कि ये 3 लाख नहीं होता डिफॉल्ट का अमाउंट, ये 4 लाख होता। कितना होता? ये 4 लाख होता। ठीक है, अगर ये 4 लाख होता तो अगर हम इसको तीनों में इक्वली बांटते तो कितना आता? हाँ, 133 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आता। ठीक है, क्या 133 ए पे कर पाएगा? नहीं। ठीक है, तो इसका 1 लाख का पूरा गारंटी है तो इससे पूरा 1 लाख मंगा लो। जैसे हम लोग एकदम एस्टेट वाले काम में करते थे ना, जब इंसॉल्वेंट होता था उसकी अकाउंटिंग करते थे ना, कि पहले वाला जितना दे सकता है उतना ले लो, फिर रिमेनिंग आपस में इक्वली बांट देंगे। सेम वही चीज करना है अपने को हर जगह। तो 1 लाख पहले इससे ले लिया, अब कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख को 2 में बांटो, 1.5 लाख। क्या बी 1.5 लाख पे कर सकता है? हाँ। क्या सी 1.5 लाख पे कर सकता है? हाँ। अब दोनों को इक्वली बांट दो। ठीक है, समझ आया? अच्छा, फिर आओ, अब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट जो होता वो अगर 4 लाख का नहीं होता, वो 7 लाख का होता, तब क्या करते? जिसका जितना है अपने उतना ही दे दे, उन लोग को उतना ही देना पड़ता। क्या इससे ज्यादा का कभी हो सकता है? हाँ, इससे ज्यादा का डिफॉल्ट तो हो सकता है, पर क्या को श्योरिटीज इससे बेसी पे करेंगे? नहीं, जितना उनका लायबिलिटी है वो उतना ही पे करेंगे। समझा क्या? पक्का एकदम क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे को श्योरिटीज के बगल में लिखो लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, और दूसरा इफ दे आर बाउंड बाय डिफरेंट सम्स।
सब चीज में पहले तुम लोग क्या करोगे, हमेशा जितना कोशिश करोगे कि इक्वली बांट सकते हैं। अगर इक्वली किसी एक का भी एक्सीड करे तो उससे पूरा लेके उसको हटा दो, रिमेनिंग फिर उसको इक्वल में बांट दो। ठीक है, समझा? तो मेरे को बताओ राइट्स ऑफ अ श्योरिटी। सबसे पहले अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर क्या क्या राइट्स है? राइट ऑफ सबरोगेशन एंड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। अगेंस्ट द क्रेडिटर क्या क्या राइट है? right to benefit from creditors securities, right to set off and right to share reduction. Other co-sureties liable to contribute equally and bound by different sums वाला। ठीक है पक्का? अब आओ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंपॉर्टेंट है बहुत। हाँ और ये, हाँ 5 मार्क्स। कितने बार? एक बार। डिफरेंस तो बहुत है ना पूछने के लिए, तो जनरली लोग रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, बट एक डिफरेंस 2 बार रिपीट हुआ है, वो है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। वो 2 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में अभी तक। ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सुनो, यहाँ पे पार्टीज का नाम अलग अलग है। इंडेमनिटी में इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड है, यहाँ पे 3 पार्टीज है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। करेक्ट है क्या? अच्छा, इंडेमनिफायर का लाइबिलिटी हमेशा प्राइमरी नेचर का होता है और श्योरिटी का लाइबिलिटी हमेशा सेकेंडरी नेचर का होता है, एंड प्रिंसिपल डेटर का लाइबिलिटी हमेशा प्राइमरी नेचर का होता है। करेक्ट है? ये तो कर ही लोगे आराम से, इजी था। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अराइज कब होता है? इंडेमनिटी में जैसे ही इंडेमनिफाइड का लाइबिलिटी आ गया, इंडेमनिफायर का लाइबिलिटी भी उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन श्योरिटी का लाइबिलिटी तब आता है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है। करेक्ट है? देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी, जब वो इवेंट होएगा, एंड the liability arises only on the non performance of या non payment of an existing debt। करेक्ट है? टाइम टू एक्ट। अब देखो, इंडेमनिफायर को इंडेमनिटी होल्डर का रिक्वेस्ट नहीं चाहिए एक्ट करने के लिए, जैसे ही इवेंट हो गया पता है देना पड़ेगा इंश्योरेंस। ठीक वैसे ही श्योरिटी तो प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे ही बोलेगा ना, है कि नहीं? फिर आप पर्पस में आओ। यहाँ पे पर्पस क्या होता है? रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस। यहाँ पे पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, अब कॉम्पिटेंसी, यहाँ पे बेसिकली लीगल कैपेसिटी का बात कर रहा है। यहाँ पे बोथ द इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट। लेकिन अपने को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी एंड क्रेडिटर हैव टू बी कॉम्पिटेंट। प्रिंसिपल डेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। करेक्ट है? ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट इंडेमनिटी में, और इधर में माइनर, अगर माइनर प्रिंसिपल डेटर है तो कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। कौन सा वाला? लास्ट वाला। इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड दोनों को लीगली केपेबल होना होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेजर होने चाहिए। लेकिन गारंटी वाले में क्या बोलते हैं, श्योरिटी और क्रेडिटर, ये दोनों को मेजर होना जरूरी है। प्रिंसिपल डेटर मेजर हो चाहे ना हो, कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। ठीक है पक्का? अच्छा, राइट टू स्यू थर्ड पार्टी। यहाँ पे तो थर्ड पार्टी को स्यू करने का दरकार ही नहीं है भाई, क्योंकि 2 पार्टीज के ही बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कहां से आएगा? ठीक है, थर्ड पार्टी है ही नहीं। लेकिन सुनो, यहाँ पे देखो, लेकिन याद करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम लोग 3 अग्रीमेंट का बात किए थे, बिकॉज देयर इज अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। सबसे पहला मेन अग्रीमेंट इज बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। करेक्ट है? लेकिन प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में देयर इज एन इम्प्लाइड अग्रीमेंट। ठीक है, इम्प्लाइड अग्रीमेंट है। तो ऐसा देखा जाए में जब जिन पार्टीज के बीच में मेन अग्रीमेंट होता है, उन पार्टीज के बीच में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा, जैसे इस केस में बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। करेक्ट है? लेकिन एक बार श्योरिटी ने
प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया, श्योरिटी बिकम्स क्रेडिटर फॉर द प्रिंसिपल डेटर। अब अगर प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को पैसा नहीं चुकाया तो कैन श्योरिटी स्यू द प्रिंसिपल डेटर? हाँ, तो यहाँ पे श्योरिटी जो है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है, इवन इफ श्योरिटी इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? देखो, श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर because he gets all the rights of a creditor after discharging the debts. ये डिफरेंस तुमको अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्या? पक्का? कितने पॉइंट से एक बार देख लो तो। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टीज, फिर नेचर ऑफ लाइबिलिटी, उसके बाद आ जाएगा टाइम ऑफ लाइबिलिटी, कब लाइबिलिटी अराइज हो रहा है, फिर टाइम टू एक्ट, फिर राइट टू थर्ड पार्टी, राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, फिर पर्पस और फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, 4 5 6 7 7 पॉइंट है, 7 का 7 याद कर लेना, ठीक है? अच्छा, डन है, ठीक है। इसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है कंप्लीट, ठीक है।